डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में बात करी थी टॉपिक, इसी सेम टॉपिक के साथ अर्ली फेज द आइडियोलॉजी प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ मॉडर्न यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने आइडियोलॉजी उनकी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, हमने उनके जो पॉलिसी या मेथड्स थे, यानी कि जो कार्यशैली थी उदारवादी नेताओं की, वो पढ़ ली थी। आज हम देखेंगे अर्ली फेज के नेताओं के प्रोग्राम्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। समय वही है 1885 से 1905। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं बेटा। तो शुरू करते हैं। पहला, इनके जो प्रमुख प्रोग्राम थे उनमें क्या शामिल था। उनमें शामिल था सबसे पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में इनकी क्या डिमांड्स थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें एक्सपेंशन किया जाए। एक्सपेंशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी जो कानून बनाने वाली संस्था है, जो विधान परिषदें हैं, उसका क्या किया जाए। जो विधान परिषद है उसका एक्सपेंशन, यानी कि उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, और ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किसको दिया जाए। इंडियंस को। ठीक है, फॉर इंडियंस, यानी कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और उसमें भारतीयों को भी ज्यादा सीटें दी जाए। राइट। अगला जो है वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसके अंतर्गत क्या क्या मांगे रखी गई। इसमें था इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, यानी जो भारत में जो सिविल सेवा है उसका क्या किया जाए, भारतीयकरण किया जाए। भारतीयकरण से अर्थ क्या है, भारतीय लोगों के लिए हो भारत की सिविल सेवा। ठीक है, क्या होता था सिविल सेवा में, ब्रिटिशर्स ही होते थे। भारत की जो जितनी भी परिस्थितियां हैं उसके बारे में भारतीय ही अच्छे से जानेंगे। ठीक है, किसी देश के नागरिक ही तो जानेंगे उस देश की परिस्थितियां कैसी हैं। कोई अदर देश का कोई आके यहाँ पे अधिकारी बन जाए वो नहीं समझेगा परिस्थितियों को। ठीक है, तो यही मांग थी कि भारतीयकरण किया जाए सिविल सर्विसेज। ठीक, अगला यही कोई और एक डिमांड थी, सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो न्यायपालिका है उसको पृथक किया जाए एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका से। ये नहीं है कि जो कार्यपालिका है वही न्याय देने का काम कर रही है, ऐसा ना। ठीक है, अगला इसी में देख लेते हैं जो कि था इम्प्रूवमेंट इन पुलिस एंड पब्लिक सर्विस। लोक सेवाओं में और पुलिस में सुधार लागू किए जाएं। उनमें बहुत सारी खामियां हैं तो उन्हें सुधार की जरूरत है। ठीक है, अगला बेटर एजुकेशन एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेटर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, और भारतीयों के लिए ही रोजगार के और अवसर या रोजगार और उनको प्रदान किया जाए।
ठीक है, मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियंस। ठीक, तो ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंतर्गत मांगे रखी गई। अगला हम देख लेते हैं जो है हमारा इकोनॉमिक। रिफॉर्म्स इसके अंतर्गत आएगा बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो रिडक्शन क्या डिमांड रखी गई, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, जो टैक्सेशन था भूमि कर जो लगता था किसानों से उसमें क्या किया जाए, उसमें रिडक्शन किया जाए क्योंकि किसानों का शोषण हो रहा था। ठीक है, अगला इसी में रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू एंड और किस चीज में रिडक्शन, जो सेना थी भारत में, जो ब्रिटिश सेना है जिसमें भारतीय ही है उनका, और उसमें अब चूंकि 1857 के विद्रोह के बाद उसमें क्या किया, उसमें परिवर्तन किए गए थे और अब ब्रिटिशर्स को ज्यादा सेना में शामिल किया जा रहा था। तो जो सेना पर होने वाले एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनको भी रिड्यूस किया जाए। ठीक है, एंड आर्मी रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ आर्मी, सेना के जो खर्चे हैं उनको भी रिड्यूस किया जाए। उनको सैलरी देनी है, उनको भत्ते देने हैं, तो वो दिया कहाँ से जाता था, कोई ब्रिटेन से थोड़ी ही आ रहा था कि वहां से सैलरीज बन के आ रही, नहीं, यही भारतीय लोगों से ही जो धन वसूला जाता था उसी से उनकी सैलरीज बन रहे थे। ठीक है, तो उनमें भी क्या किया जाए, उनमें रिडक्शन किया जाए। ठीक है, अगला अगला क्या है, क्रिटिसाइज ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक, ड्रेन ऑफ वेल्थ अर्थात धन का बहिर्गमन, ये जो सिद्धांत है ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। धन के बहिर्गमन से अर्थ है कि भारत का पैसा विभिन्न तरीकों से ब्रिटिश कहाँ पहुंचा रहे हैं, ब्रिटेन में पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, धन का भारत से बहिर्गमन हो रहा है। धन जो भारतीयों के विकास के लिए लगना चाहिए वो कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इस चीज को समझा था और उन्होंने ये सिद्धांत दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ का। ठीक, तो इसकी उन्होंने आलोचना करी कि जो धन आप बाहर भेज रहे हैं इसको यहीं लगाइए। ठीक, अगला जो है वो है प्रोटेक्शन फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। इससे तात्पर्य है जो भारतीय उद्योग हैं उनको संरक्षण दिया जाए। अब ये संरक्षण कैसे, उद्योगों को कैसा संरक्षण, वो ऐसे कि अब क्या होता है, ब्रिटेन में चूंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी तो वहां से मशीनों से बनी हुई वस्तुएं भारतीय बाजारों में भरी पड़ी थी। ठीक है, और हमारे यहाँ भारत में क्या चलता था, हैंडीक्राफ्ट, हम हाथ से चीजें बनाते थे तो उसमें मेहनत ज्यादा लगती थी। ठीक, तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती थी। जो ब्रिटेन से मशीन से बन के आती थी वस्तुएं वो इन कंपेरिजन टू इंडियन गुड्स वो थोड़ी सी चीप होती थी, मतलब कि थोड़ी सी सस्ती होती थी। तो इसलिए कौन खरीदेगा व्यक्ति, जो थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो जो बाजार में ब्रिटिश माल तो पूरा बिकता था और जो हमारे कारीगर थे उनकी वस्तुएं नहीं बिक पाती थी, इसलिए क्या हो रहे थे, उनकी इंडस्ट्री जो उनके उद्योग धंधे थे वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा था और कारीगर बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड हो रहे थे। ठीक, तो उसका प्रोटेक्शन मांगा कि आप भारतीय व्यापारों को प्रोत्साहित करिए, भारतीय चीजों का जो व्यापार आप ब्रिटेन से लाके वस्तुओं से बाजार मत बांटिए। ठीक, अब देख लेते हैं लास्ट सोशल रिफॉर्म्स। सोशल
जाति नेताओं ने सपोर्ट किया, सपोर्ट फॉर विमेन एजुकेशन। महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग करी, ठीक है। और रिमूवल ऑफ सोशल एवल्स लाइक जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको रिमूव किया जाए, जैसे चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बाल विवाह और जातिगत आधार पर किए जाने वाले भेदभाव, ये समाज के लिए कहीं से भी अच्छे नहीं हो सकते, तो इनका क्या किया जाए, इनका रिमूव किया जाए। ठीक बेटा, तो हमने ये जो प्रोग्राम्स थे इसके उदारवादी नेताओं के, वो भी हमने पढ़ लिए। ठीक, अगला हम अपना नया यूनिट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा यूनिट 4 में था। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे यूनिट 5 के अंतर्गत एक्सट्रीमिस्ट को या उग्रवादियों को। ठीक है, थैंक यू।